ममता कालिया द्वारा रचित जीते जी इलाहाबाद सिर्फ संस्मरणात्मक कृति नहीं है, एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक उन लोगों के शब्द चित्र मिलते हैं जिनके बिना आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता और जो उस समय के इलाहाबाद के मन प्राण होते थे। जी हाँ, ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ। इनकी शिक्षा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर शहरों में हुई। ये कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कविता और पत्रकारिता अर्थात साहित्य की लगभग सभी विधाओं में हस्तक्षेप रखती है। हिंदी कथा साहित्य के परिदृश्य पर इनकी उपस्थिति 7वें दशक से निरंतर बनी हुई है। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की त्रैमासिक अंग्रेजी पत्रिका हिंदी की संपादक भी रह चुकी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बेघर, नरक दर नरक, दौड़, दुखम सुखम, सपनों की होम डिलीवरी इत्यादि। इन्हें व्यास सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति पुरस्कार, राम मनोहर लोहिया सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, लमही सम्मान, सीता पुरस्कार, ढिंगरा फैमिली फाउंडेशन, अमेरिका का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ओपी मालवीय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार सबको। वैल्यू वर्ड्स द्वारा आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम एक बहुत ही सुंदर कृति पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए लेखक खास हमारे बीच उपस्थित है। आप परिचय की तो मोहताज नहीं हैं, देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं, सबसे प्रिय लेखक हैं, क्योंकि चाहे हम कहानी की जिक्र करें, नाटक, कविता, पत्रकारिता, सब में आपका जो योगदान है वो प्रशंसा के पात्र है। सब में आपके जो लेख हैं, जो आपके शब्द हैं, जो आपके विचार हैं, वो ऊर्जा व नई दिशा का स्रोत है। जब तक जीती हूं इलाहाबाद हुई जाती हूँ, जब नहीं रहूंगी इलाहाबाद हुई जाती हूँ। आइए आज इस विशेष श्रृंखला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत वैल्यू ऑफ वर्ड्स द्वारा आयोजित इस बेहतरीन श्रृंखला में हम स्वागत करते हैं आदरणीय ममता कालिया जी का। मैं सबसे पहले मैम को सप्रेम नमस्कार प्रस्तुत करती हूँ और स्वागत करती हूँ आपका आज हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जहाँ पर ये विशेष इस श्रृंखला में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और इस वार्ता में लेख से जुड़े, किताब से जुड़े, साहित्य से जुड़े आपके अमूल्य विचारों के साथ आज के हिंदी साहित्य सम्मेलन में हम कुछ नया करने वाले हैं। आदरणीय ममता जी, जब मैंने आपकी किताब को देखा तो और उसका मंथन भी करा काफी अपने युवा स्टूडेंट साथियों के साथ, तो उन्होंने एक बात कही कि ये केवल किताब नहीं है, ये केवल कोई कृति नहीं है, ये तो एक यात्रा है। आपका जो लेख है वो श्रोता को एक यात्रा में ले जाता है, जहां इतिहास, साहित्य, जीवन को लेकर, दर्शन को लेकर बहुत गहरी बातें हैं। तो शुरुआत इसी पड़ाव से करेंगे कि इतनी सुंदर कृति लिखने की प्रेरणा क्या रही। ममता जी प्लीज। आमना, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। किसी भी किताब को लिखने से पहले वो बहुत दिनों तक आपके मन में मंडराती रहती है। ये किताब भी मेरे अंदर इलाहाबाद के साथ साथ चलती रहती थी, और जब मुझसे ये कहा एक साहित्यिक पत्रिका तद्भव के संपादक अखिलेश ने कि आप इलाहाबाद के बारे में कुछ लिखे, तो मेरे मन में ये आया कि इसको बीच में से शुरू करते हैं। तो मैंने इसको जीवन के बीचों बीच से शुरू किया, क्योंकि हम तो इलाहाबाद में 30 साल से भी ज्यादा रहे। एक जीवन का बहुत बड़ा टुकड़ा हमने इलाहाबाद में जिया, तो जाहिर है कि इसको मैं कहीं बीच में से ही शुरू कर सकती थी। और मैंने बीच में ऐसे शुरू किया कि जैसे मैं इलाहाबाद से आ गई हूँ, लेकिन इलाहाबाद लौट लौट कर मेरे पास आता है। बहुत ही सुंदर कि
जी ममता जी। जी, तो ये जीवन के साथ साथ चलने वाली किताब है और बार बार इसमें जीवन के टुकड़े आए हैं, कभी आगे के कभी पीछे के, क्योंकि इतने लंबे समय को हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं देख सकते हैं, हम उसको तारीखों में नहीं देख सकते हैं, हम उसको बिना तारीखों के देखते हैं। और जैसे जैसे जो घटना प्रासंगिक हुई जीवन में, उस घटना को हमने लिया। ये इसकी प्रेरणा रही है। बहुत ही सुंदर ममता जी कि आपने इलाहाबाद अपने जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसको समय के साथ तो संजोया ही है। 1970 के दशक से हम देखते हैं कि किस जी, प्रकार से आपने उस शहर का, उस जीवन का, उन भावों का बड़ा सुंदर तरीके से उल्लेख किया है। ममता जी थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। आप अपनी किताब में एक बहुत ही सुंदर वर्णन कर रही हैं अमरूद को लेकर और स्वाद को लेकर। अब देखिए ममता जी, जब आज हम विचारों के सृजन में साथ बैठे हैं इस मंथन में, तो जब हम शहर का किसी भी शहर को पहचानना, उसके स्वाद को पाना, आप कहते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं लंबे समय तक रहना होता है। इसी से जुड़ा है हमारा जो अगला प्रश्न जिस पर हम आपके विचार चाहते हैं कि जैसे इलाहाबाद के को आपने एक बहुआयामी रूप में देखा है। आपने वहां प्रकाशन का दृष्टिकोण दिया है, शिक्षा का दृष्टिकोण दिया है, आपने वहां जो संस्कृति है, संगम है, उसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा, बहुत सुंदर तरीके से आपने सरल भाषा में सारी चीजों को लिखा है। कितना जी। कठिन था, कितना आसान था एक शहर को, एक एंटिटी को इतने डीपर, इतनी गहराई के साथ देखने, कितना सरल या आसान था ये काम। नहीं, अब ना ऐसा है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं था ये काम, क्योंकि शहर मेरे अंदर रचा बसा है इतने लंबे समय, और वो भी हमारे यौवन के समय हमने इस शहर को जिया। और हमने यहाँ बहुत धक्के खाए, बहुत पैदल चले, बहुत हमने नदी को निहारा। वहां तो जाने के लिए, घूमने के लिए दो चार जगह थी। या सड़कों पर घूमिए या संगम चले जाइए आप, गंगा यमुना का किनारा। तो हमें, मुझे इसको लिखने में कोई कठिनाई और परेशानी नहीं हुई जरा भी। और वो सारे दृश्य मेरे अंदर आज भी अंकित है, जो मैंने वहां पर जिए। क्योंकि शहर जो है रिबन की तरह खुलता है आपके सामने। जैसे रिबन है, एक बार खुलना शुरू हुआ तो खुलता चला जाएगा। इसी तरह से शहर आपके सामने अपनी यादों के साथ आता है। यादों को हम कभी गठरी बनाकर, पोटली बनाकर नहीं रख सकते हैं। यादें तो यूं बिखर जाती है सामने आकर, कभी आगे कभी पीछे चला जाता है समय। और आपको बताएं कि इलाहाबाद से कुछ ऐसा लगाव है कि इलाहाबाद का अगर कोई आता है दिल्ली, तो वो सबसे पहले हमें फोन करता है, सबसे पहले हमें खबर देता है। और हम भी इलाहाबाद के लोगों की खबर लेते रहते हैं। हमारा भी आधा हिस्सा अभी भी इलाहाबाद में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए इलाहाबाद दोस्ती और दोस्तों का शहर है। तो वो सारे दोस्त जो है वो कहाँ चले जाएंगे, किसी और शहर में तो नहीं मिलेंगे। इसलिए इलाहाबाद के बारे में लिखने में जरा भी समस्या नहीं हुई। ऐसा लगता है मन ही मन में कि अभी रिक्शा लिया हमने, अरे यूनिवर्सिटी पहुंच गए हम तो। अभी हमने रिक्शा लिया, जीरो रोड पहुंच गए। यानी एक एक जगह वहां की हमारे अंदर बसी हुई है। बहुत सुंदर आदरणीय ममता जी की किस प्रकार से आपने शहर को और उस शहर के साथ जो आपकी वार्ता रही, जो हस्तक्षेप रहा, आपने उस भाव को ना केवल उस लेख में लिखा है और बखूबी जिया भी है। बहुत जरूरी है किसी शहर से संवाद से जब हम करते हैं। ममता जी थोड़ा सा आइए आज जीते जी इलाहाबाद के इस भाव को, कि किस प्रकार से अगर कोई इलाहाबाद से दिल्ली भी आता है या कहीं भी होता है, आपका उनसे व्यापक संबंध व चर्चा रहती है। अब आज क्या हो गया है कि मशीनीकरण के इस दौर में, वैश्वीकरण के इस दौर में, उपभोक्तावाद के उदय के साथ शहर और उससे जुड़े संबंध कहीं ना कहीं संकुचित होते जा रहे हैं, छोटे दायरे में समाप्त होते जा रहे हैं। एक उदाहरण दूंगी आदरणीय ममता जी के, पहले जब त्योहार होते थे तो हम लेख कार्ड एक दूसरे को पोस्ट करते थे। अब आज के इस तीव्र टेक्नोलॉजी की दुनिया में
वो भाव कहीं ना कहीं एक एसएमएस या व्हाट्सएप तक सीमित रह गया है। अब ऐसी बदलती हुई परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि जो भाव इलाहाबाद का आप रख रहे हैं, आपने बहुत बखूबी रखा है कि यह एक जीवन की का दर्शन है, ये साहित्य का एक मंथन है, ये इतिहास का गहरा पन्ना है, ये एक साझा संस्कृति का उदाहरण है। बड़े सुंदर तरीके से हम इलाहाबाद को समझ सकते हैं आपकी किताब द्वारा। क्या ये इलाहाबाद की पहचान फिर इस बदलती हुई दुनिया में, इस भौतिकवाद से की जो त्रासदी हमारे आसपास चल रही है, क्या ये इलाहाबाद की पहचान फिर कायम रहेगी? देखिए आमना है, आप दो वक्तों में चल रही हैं। आप आज के समय और उस पुराने इलाहाबाद दोनों के बीच में आप तुलना कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है आप अभी युवा हैं, आपके सामने मशीनीकरण वाला युग बार बार आता है, तकनीकी तरक्की वाला युग सामने आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम अपने समय को भी बहुत तरक्की पसंद मानते थे। हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी कि हमने कहानी लिखी और उसके बाद हम उसको फैक्स करते थे, पोस्ट नहीं करते थे। जब जल्दी होती थी तो हम उसको फैक्स करते थे। तो समय इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं था, अपने समय के हिसाब से हम लोग चल रहे थे। और समय जो होता है, देखिए साथ साथ स्मृतियां भी ले जाता है आपको, यादें। और यादें अगर नहीं रहेंगी तो आप लोग तकनीकी पुतले बन जाएंगे। आपके पास भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता की यादें हैं, तो यादों के साथ जीना और यादों को रिकॉर्ड करना ये बहुत जरूरी है। अन्यथा लोग भूलते जाएंगे कि पिछला दशक कैसा था, उससे पिछला दशक कैसा था। ये सब याद रखने के लिए हमको इसको दर्ज करना पड़ता है, नहीं तो इतिहास की तो कोई जानकारी ही नहीं रहेगी किसी के पास, और साहित्य की भी जानकारी कम हो जाएगी, है ना। बहुत गहरी बात है कि हमें यादों को कागज के पन्नों के साथ यादों को संजोना ही नहीं होता, उन्हें दर्ज करना होता है, क्योंकि इन यादों के लेख के साथ कहीं ना कहीं इतिहास की भी रचना हो रही है। बहुत ही बेहतरीन बात कही है ममता जी। जब जब कोई भी व्यक्ति जिसका जो साहित्य से प्रेम करता है, जो पत्रकारिता से संबंध रखता है, जो विचारों के मंथन का पुजारी हो, वो आपके काम को देखकर हर तरह प्रशंसा के साथ ही उपस्थित है। ये इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि मैं जब आपका जीवन दर्शन देखती हूँ तो किस प्रकार से अंग्रेजी से आप हिंदी लिखने की तरफ आई। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हमने हर प्रकार की चीज जीवन में अच्छी तरीके से संजोई। और आज के युवा के लिए तो ये बिल्कुल एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार से अंग्रेजी से हिंदी तक आपने बहुत ही उत्तम तरीके से काम किया है। क्या ये जो बदलाव था हिंदी से एकदम और अंग्रेजी से एकदम हिंदी, और हर चीज में सक्षम सरल बेहतरीन काम करना, इलाहाबाद का इसमें कितना योगदान है? हाँ बिल्कुल, तुमने सही पकड़ी है नस इस बात की कि अंग्रेजी और हिंदी दरअसल मेरे अंदर सगी बहनों की तरह रहती है। मेरे लिए दोनों भाषाओं में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, क्योंकि स्कूलों में मैंने इंग्लिश पढ़ी। उस जमाने में हिंदी स्कूल अच्छे नहीं होते थे और हर जगह हिंदी स्कूल मिलता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पिता ऑल इंडिया सर्विस में थे, आकाशवाणी में है, उनका हर 1.5-2 साल में तबादला हो जाता था। अब नागपुर में और पूना में और बॉम्बे में हिंदी स्कूल देखने को नहीं मिलता था, तो हम शुरू से अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। तो अंग्रेजी भी मेरे लिए हिंदी की तरह एक अपनी जुबान बन गई। तो जब मैंने लिखने की सोची तो शुरू में मैंने हिंदी में लिखी थी बच्चों की कहानियां, फिर उसके बाद हिंदी में कविताएं भी लिखी, लेकिन मैं बड़ी आसानी से इंग्लिश में कविताएं लिखने लगी और मेरी कविताओं को बहुत जल्दी पहचान मिल गई, क्योंकि खुशवंत सिंह मेरी कविताओं के प्रशंसक थे और उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में 2 बार पूरा पूरा पेज छापा था। तो मैं बड़ी खुश थी, मेरी 2 किताबें निकल आई।
उन किताबों पर लोगों ने रिसर्च भी की और वो बहुत दिनों तक बिकती रही मेरी किताबें। लेकिन उसके बाद जब रविंद्र कालिया मेरे जीवन में आए, तब उन्होंने एक तरह की चुनौती दी मुझे कि इंग्लिश में क्या लिखना, इंग्लिश में लिखने वाले जो होते हैं वो दोगले होते हैं, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हिंदी में लिखना असली साहित्य की सेवा है। और कुछ ऐसे हालात बने हमारे कि बम्बई छोड़ के हम लोगों को इलाहाबाद आना पड़ा। अब इलाहाबाद में हिंदी का बोलबाला है। इलाहाबाद में अगर आप हिंदी नहीं जानते या हिंदी नहीं बोलते या हिंदी में नहीं लिखते तो आपकी कोई रसाई नहीं वहां पर, आपका कोई प्रवेश नहीं है वहां पर। तो वहां जाकर मुझे ये लगा कि मुझे हिंदी को अपनाना पड़ेगा और हिंदी में लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ के लोग पहचानेंगे कि मैं भी लेखक हूँ। तो मैंने बड़ी आसानी से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। और जब हिंदी में लिखने लगी तो मुझे लगा हिंदी में लिखना ज्यादा आसान है। और मैं लगातार लिखती गई और किताबों पे किताबें आती चली गई, क्योंकि हिंदी का माहौल ऐसा था। इलाहाबाद में नए लेखक को बहुत उत्साह से प्रमोट करते थे, उसे पसंद करते थे लोग। तो मुझे इलाहाबाद में बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहन मिला और मैं लगातार लिखती गई हिंदी में। बहुत कि किस प्रकार से इलाहाबाद में लेखन को प्रोत्साहन दिया जाता है, एक बड़ी ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि प्रोत्साहन जीवन में बहुत निसंदेह एक नया दिशा देता है, किसी भी लेखक को उसके काम के लिए प्रेरणा देता है। ममता जी, जब आपने अभी जब हमसे बात कर रही थी तो आपने आदरणीय रविंद्र जी का भी जिक्र करा। अब जब इलाहाबाद की बात हो रही है, रविंद्र जी की बात हो रही है और जीवन में एक स्मृति और सुंदर यादों की बात हो रही है, तो इलाहाबाद और रविंद्र जी जहाँ दोनों साथ जहाँ ये दो इम्पोर्टेंट एंटिटीज आपके जीवन के साथ थे, तो एक कोई सुंदर याद जो आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, उनसे जुड़ी तो यादें पग पग पर हैं। उनके साथ ही इलाहाबाद में ये 30-32 साल निकल गए मेरे, और उनके संघर्षों में मैं समान रूप से साथी थी। जबकि मेरा अपना जीवन, अगर मैं एक नौकरी से चिपकी रहती तो बहुत आसान था। मैं तो दौलत राम कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर थी। धीरे धीरे मैं प्रोफेसर बन जाती हूँ उसके बाद, और मेरा प्रमोशन हो जाता है। लेकिन मैंने मोहब्बत में बार बार नौकरियां बदली। जहां जहां रवि गए मैं उनके पीछे पीछे चली गई। और हमारे जमाने में मोहब्बतें इसी तरह होती थी। ऐसा भी होता था कि आप एक शहर में हैं और जीवन साथी दूसरे शहर में है और फोन से बात हो रही है। नहीं, हमको चैन नहीं आता था इस बात। तो मैंने बहुत नौकरियां बदली। और रवि की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि रवि बिल्कुल मुझे बेफिक्र रखते थे। वो कभी भी ये नहीं दिखाते थे कि तुम्हारे लिए करियर इंपॉर्टेंट है या तुम्हारे लिए एक नौकरी से चिपके रहना इंपॉर्टेंट है। वो मुझे जब मैं कठिनाई के दिनों में थी तो वो मुझे कहा करते थे, ये देखो तमाम इतने लोग हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, प्राइवेट स्कूलों के टीचर हैं, किसी को पेंशन नहीं मिलती, किसी के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, फिर भी सब मस्त है। और ये छोटे छोटे दुकानदार देखो, सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, कहने लगे किसी के पास कोई पेंशन नहीं होती, किसी के पास कोई नौकरी नहीं होती है, फिर भी सब आराम से मस्ती में गुजारा करते हैं, तो तुम क्यों चिंता करती हो। कहते हो, मजाक में कहते थे, हम लोग का घर नदी किनारे था, गंगा नदी के किनारे रसूलाबाद में। तो वो कहते थे, देखो चिंता न करो, मैं रसूलाबाद में घाट से मछली मार के लाऊंगा और तुम रोटी बनाना। तो कहते मछली रोटी खा के सो जाया करेंगे, इस तरह से वो बोलते थे। तो वो मुझको पूरी तरह से बेफिक्र कर देते थे। ये उनके जीवन की सबसे खूबसूरती थी, बड़ी बात। क्योंकि कभी उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि मैं कोई काम करती रहूं और मैं नौकरी से चिपकी रहूं। ये मेरी अपनी चॉइस थी कि मैंने इलाहाबाद में इतने लंबे समय तक काम किया। बहुत ही अहम बात ममता जी आपने बताई है, इतनी सुंदर कृति कि जहां पर टेंशन को लेकर फिक्र को में कोई जगह ना हो। क्योंकि जब हम आज के जीवन को देखते हैं, और मैं यहाँ पर आपसे मार्गदर्शन जरूर चाहूंगी, माना ये किताब आपकी 1970 के दशक की है
उतार जी चढ़ाव का इसमें भी उल्लेख है, और भाग जी दौड़ उसमें भी उल्लेख है। लेकिन ममता जी, जब आज का हम जीवन देखते हैं तो उतार चढ़ाव से जो मनुष्य है वो ग्रस्त हो चुका है। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से लाइफस्टाइल डिजीजेस का उदय हो गया है, मेंटल मेंटल डिप्रेशन, मानसिक पीड़ा अथवा आदि, हम सब इसके बिल्कुल। बारे में सुनते जी हैं। जी आप जो शहर में ये बदलाव आ रहा है कि कहीं ना कहीं, जी जैसे आपने कहा कि जब आदरणीय रवि जी ने आपसे कहा कि हम लोग सरल जीवन जी सकते हैं, कि सरल जी जीवन में सर्वश्रेष्ठ था जी कि वो जी मच्छी लेकर आए और आपने रोटी बनाई, और उसमें ही जो जीवन का सुकून है। इलाहाबाद जी में भी इतने विकसित, इतने बेहतरीन शहर में, जहाँ पढ़ाई है, जहाँ नौकरी के प्रति जागरूकता है, जहाँ साहित्य भी है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आशियाने में सुकून ढूंढ लेता था। क्या आपको जी। लगता है आज की जो जीवन है, जिसमें जैसे आपने पहले भी चर्चा करी, भौतिकवाद के कारण ये सुकून, ये सरलता चली गई है? हाँ, ये मुश्किल तो है आज। आज जैसा जीवन बन गया है और आज जितनी आपाधापी और कंपटीशन है, उसमें जाहिर है कि सुख एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि उड़ने वाली चीज हो गई है। सुख को पाना मुश्किल हो गया है आज। अच्छा, ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने में सुखी हो सकते हैं। कई लोगों की एम्बिशन होती है कि वो आकाश तक पहुंचकर भी सुखी नहीं होते। और सुख धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि एक तरल और सूक्ष्म चीज होने की जगह एक ठोस चीज बनता जा रहा है, एक सॉलिड चीज। जैसे सोने का नगेट होता है ना, कुछ इस तरह की चीज बनती जा रही है सुख। सुख को आज बहुत भौतिक अर्थों में लेते हैं आप लोग, और हम लोग सुख को ऐसे लेते थे कि अगर एक डोसा आया है, पैसे कम है, आधा आधा डोसा दोनों ने खाया, मस्त हो गए। उसके बाद एक सिगरेट खरीदी और सिगरेट पीते हुए वो शाम से हम लोग पैदल घर चले आते थे। तो हम लोगों ने वो दिन देखे हैं कि उसमें हम फटे हाल थे लेकिन खुशहाल थे। और आज होता ये है, सारी संपन्नता के बीच में भी लोगों के मन में कोई ना कोई शिकायत बनी रहती है, कोई ना कोई एक कंपटीशन की भावना कि अरे मैं इस रेस में पीछे रह गया, अरे मैं इस रेस में पीछे रह गया। ये जो बात है, आपके अंदर लगातार एक दौड़ चलती रहती है। हमारे अंदर उस तरह की दौड़ नहीं थी, और कम से कम मेरे अंदर थोड़ी बहुत थी, लेकिन रवि के अंदर बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत बहुत ही निश्चिंत जीवन जी, जी रहा है। बहुत ही सुंदर कि आज कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी सुकून से जी व्यक्ति थोड़ा दूर है। ममता जी, जब हम इलाहाबाद की बात करते हैं, विद्या की बात हो रही है, क्योंकि आपने कॉलेज का भी जिक्र करा, और मैं दिल्ली जी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी कि एक विद्या जो है सच में निसंदेह जीवन की सबसे खूबसूरत देन है। इलाहाबाद जी का शिक्षा से बहुत गहरा लगाव है। यदि मैं नौकरियों की बात करूं, लेख की बात करूं, या यूपीएससी सिविल सर्विस की बात करूं, या जज जुडिशरी की बात करूं, हाँ इलाहाबाद में ये सारी चीजें शुरुआत से बसी हुई हैं। आज भी जी शहर में जब हम देखते हैं और जब हम वहां के विश्वविद्यालय की चर्चा करते हैं, एक बहुत ही सकारात्मक योगदान वो यस जगह, वो और वो जगह से जुड़े हुए सारे भाव शिक्षा के प्रति दे रहे हैं। आज इस बदलते हुए शिक्षा के पैमाने में जब आप देख रही हैं, हम सब देख रहे हैं कि तकनीकीकरण आ गया है, कंप्यूटर आ गए हैं। आज मैं और आप भी आज एक मोबाइल और टेक्नोलॉजी यंत्र के द्वारा संवाद जी कर रहे हैं। क्या जी इस तकनीक के जमाने में जो एक इलाहाबाद की फिजा है, एक इलाहाबाद की हवा है, जी जहाँ विचार भी है, वाद भी है, संवाद भी है, संगम भी है, क्या वो बरकरार रहेगा? देखिए, इलाहाबाद जो है पूरे भारतवर्ष में एक अलग किस्म का शहर है, और वो उसका चरित्र आज भी वैसा कायम है कि वो अकेला शहर है जहां लेखन और लेखक को महत्व देते हैं। दिल्ली में कलाकार को, लेखक को सिर्फ 3 घंटे के लिए महत्व मिलता है जब कोई शो होता है। बाकी समय लेखक को कुछ नहीं समझा जाता है। और इलाहाबाद में आज भी आप अगर ये बताएं कि आप लेखन से जुड़े हैं या अखबार से जुड़े हैं, तो आपको इज्जत से बैठाया जाता है, आपसे बात की जाती है।
और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। मुझे लगता है कि सारी तकनीकी प्रगति के बावजूद इलाहाबाद ने अपना ये चरित्र उसी तरह रखा हुआ है जैसे कभी पेरिस में कॉफी हाउसेस हुआ करते थे, जहां बैठकर घंटों सार्त्र और सिमोन डी बोवुआर बहसें करते थे, बातें करते थे। क्योंकि अमेरिका में, फ्रांस में, यूरोप के कई छोटे छोटे देशों में ये रहा है हमेशा कि लेखकों को, कलाकारों को इज्जत दी जाती है और एक अकेला कोना उनके लिए बना दिया जाता है कि यहाँ वो आएंगे तो बैठकर बातें करेंगे। हंगेरी में मैंने देखा कितने कैफे ऐसे हैं जहाँ लेखक बैठ के अपनी रचना लिखते हैं। उन लेखकों के बुत वहां ब्रॉन्ज के बने हुए कैफे के सामने लगे हुए हैं। और यहाँ दिल्ली में आपके पास आके बैरा इतनी बार पूछेगा कि आप कहीं पर चैन से 5 मिनट बैठ नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा तो फर्क होता है महानगर में और छोटे शहर में। मुझे लगता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इलाहाबाद में ये शख्सियत बची रहे। बहुत ही खूबसूरत जैसे आपने आज ये औद्योगिकरण को के बारे में जिस तरह हमें बताया। ममता जी, आखिरी 2 सवाल। पहला ये है कि जब मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से आपने हर स्तर पर सुंदर लेख लिखा है, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, पत्रकारिता में भी आपने हर प्लेटफॉर्म को, हर मंच को एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से देखा, किसी से कोई परहेज नहीं रखी। जो युवा है या जो भी व्यक्ति लेख व साहित्य में प्रयास करना चाहते हैं, उनके नाम आपका क्या संदेश है? देखिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के नए लेखक, नए पत्रकार, नए कहानीकार, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी दृष्टि बहुत पैनी है और वो किसी भी विषय को उठाने से परहेज नहीं करते हैं। न जाने कितने ऐसे विषय थे जिनके बारे में हम सोचते थे, देखते थे, लेकिन उनसे कन्नी काट जाते थे। जैसे एक समलैंगिकता की बात है, हम लोग हमेशा सोचते थे कि इस पर लिखने में हमको न जाने क्या सोचेगा कोई, कि कहीं उसी जमात के तो नहीं है ये। हमें डर लगा रहता था। कुछ एक विषय ऐसे थे जिनको हम नहीं उठाते थे, या उन लड़कियों के बारे में जो अपनी बहुत मनमर्जी से जीवन जीती थी, हम लोग ये विषय नहीं उठाते थे। आज ये सारे विषय लड़कियां उठाती हैं और युवा उठाती हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आज की पीढ़ी को कम से कम अपने मास्टर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने भी अपने मास्टर्स को पढ़ा। मास्टर्स को पढ़ने से एक सुविधा ये होता है कि आपको पता रहता है कहाँ तक का लिखा जा चुका है, कहाँ तक की यात्रा पूरी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि हम ही एक अफलातून है, अपने को हम हर समय अफलातून समझे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमसे बेहतर लिखने वाले पहले आ चुके हैं। तो एक तरह की खबरदारी हमारे अंदर पैदा हो जाती है, सावधानी पैदा हो जाती है कि हमें इसके आगे का लिखना है। हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में एकता थे, ये एक एहसास से कमतरी थोड़ा सा होना चाहिए। क्योंकि एक ब्रेवेडो जो होता है वो कई बार आपसे लिखवा ले जाता है, लेकिन कई बार आपको बेवकूफ भी बनाता है, आपको मूर्ख बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो थोड़ा सा बिल्कुल इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत गहरी और बहुत अहम बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसको मैं तो निश्चिंत अपने जीवन में लागू करने वाली हूँ कि व्यापकता को देखूं विषय के। ममता जी, जीते जी इलाहाबाद एक सुंदर कृति, जैसे हमने कहा, ये कृति नहीं, ये यात्रा है। हम सब ने इससे बहुत कुछ, इस लेख से, इस यात्रा से बहुत कुछ पाया है। आपकी सबसे खूबसूरत पसंदीदा पंक्तियां यदि आप आज इस आखिरी सवाल में हमारे बीच प्रस्तुत करें। एक मिनट, किताब का मतलब किताब जीते जी इलाहाबाद कहाँ गई? देखो यहाँ रखी है, यहाँ देखो। तो हमारे हाँ साथ देखिए, हाँ श्रृंखला के हाँ आखिरी मैं बता रही हूँ। पड़ाव पर ममता जी, अच्छा जीते जी जी। इलाहाबाद से उनकी सुंदर, जो सबसे सुंदर उन्हें जो रचना या भाव जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है।
अच्छा, ऐसे कई अंश है, लेकिन अंश सुनाना शायद ज्यादा हो जाएगा। आ, ये मैं बता रही हूँ, ये एक अंश है कि नामवर जी जब आते थे इलाहाबाद में, तो बड़ी भीड़ लगती थी उनके लिए, और लोग उनको सुनना चाहते थे। और नामवर जी का एक प्रिय शेर था जो वो बोलते थे, मेरी हिम्मत देखिए, मेरी हिमाकत देखिए, जो सुलझ जाती है गुत्थी, फिर से उलझाता हूं मैं। और दूसरा शेर जो वो बोलते थे, वो कहते थे, खताओं पे खताएं हो रही थी नावक अफगन से, इधर तीरों से बनता जा रहा था आशियां अपना। ये वो कहते थे। और एक बार नीलाभ ने उनको चुनौती दे दी थी कि नामवर जी, सन 60 के बाद आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप अपने को रिवाइज कीजिए और युवा लेखकों को पढ़िए। तब नामवर जी ने उनसे कहा था, तुम ही तो मेरे हाथ और आंख और कान हो, तुम मुझे बताओ मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे एक लिस्ट दो कि तुम क्या पढ़ते हो आजकल। उन्होंने ये कहा था। तो बड़ा अच्छा लगा। इलाहाबाद गोष्ठियों का शहर है, वहाँ गोष्ठियां बड़ी यादगार होती थी, तो मुझे बड़ी गोष्ठियां याद आती है वहाँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आदरणीय ममता जी, आपने आज वैली ऑफ वर्ड्स और आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशेष श्रृंखला में हमसे वार्ता करी, हमसे बातचीत करी। हम आपका सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।